जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई प्यारी संगत का बहुत-बहुत स्वागत है और गुरु जी मौका दे रहे थे। तो एक बार मैं गुरु जी के पास मैं रोज़ जाती थी वहाँ पर, पता नहीं क्या था, मुझे ए नहीं पता था, बी नहीं पता था, रिलीजन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। बट एक चुंबक थी जो गुरु जी मुझे अपनी तरफ खींचते थे और मैं भागी चली जाती थी। मैं मेरे हस्बैंड दोनों, मेरे बच्चे भी, आज भी मेरे बच्चे, मेरी डॉटर इन लॉ सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं। गुरु जी ने मुझे 80% तक बोलकर ठीक कर दिया था। मैं काफ़ी बीमार थी, तो जो क्लॉट्स फॉर्मेशन मेरे थ्रू नोज़ होते थे, उनको ठीक किया था और गुरु जी ने मुझे बताया कि मैंने तेरे को 80% ठीक कर दिया। बहुत सत्संग हैं, अब कहाँ गुरु जी घुमाएँगे, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम। तो गुरुजी ही बुलवाएँगे। और मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे 80% तक ठीक कर दिया और मैं तो वहाँ रोज़ ही जाती थी, चाहे मैं बीमार थी या कुछ भी था। तो एक दिन अचानक से गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि भाटिया आंटी तू बीमार है, जाके अपना इलाज करा। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि गुरुजी ने तो मुझे ठीक कर दिया और मैं बहुत खुश हूँ, चाहे मैं 80% ठीक हूँ और 20% मुझे कुछ नहीं फ़ील भी नहीं होता था। तो मैं नेक्स्ट डे फिर आ गई कि गुरुजी आपने तो मुझे ठीक कर दिया था। तो गुरुजी ने फिर मुझे गुस्सा किया, मुझे बोला कि तू फिर आ गई, ले तू मेरे बगैर नहीं रह सकदी। ते मैं तेनू क्या अपना जाके इलाज करा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं नेक्स्ट डे फिर आ गई। फिर गुरुजी ने मुझे एकदम बुलाया और गुस्सा किया कि आंटी तू सुन नहीं रही, हुण तू मैनू बीमार करेंगी। संगत जी इससे साफ क्लियर है कि गुरुजी हमारी बीमारियाँ अपने ऊपर लेते थे। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मंज़ूर हुआ कि गुरुजी मेरी कोई भी बीमारी अपने ऊपर लें, क्योंकि मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने मन में सोचा और मैं नेक्स्ट डे मेरी बेटी आई हुई थी। मेरी बेटी ने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा। तो हम गायनी के पास चलते हैं। तो वी वेंट टू गायनी। तो उन दिनों गुड़गाँव में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल करके होता था। तो उसने मेरा सारा कुछ सुना और बोलती है कि लाइक मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपके सारे टेस्ट होंगे और आपको 2 दिन हॉस्पिटलाइज़्ड होना पड़ेगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो हम हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई और तब गुड़गाँव में गुरुजी ने सत्संग शुरू कराए हुए थे और संगत आती थी और संगत को पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और फिर ख़ैर मेरे टेस्ट हो रहे थे। मैंने सबको यही बोला किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मेरे बस गुरुजी ने बोला है तो मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे टेस्ट हो रहे हैं। तो 2 दिन तक टेस्ट होते रहे, कुछ नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं निकला। तो उसने बोला कि चलो हम एक अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं, तो वो लास्ट थिंग थी। तो अल्ट्रासाउंड करते-करते रेडियोलॉजिस्ट ने मेरी बेटी को बाहर ले जाके कुछ बोला और फिर जब वापस आया और फिर बोला कि फिर हमारी मीटिंग हुई डॉक्टर के साथ, तो पता चला कि मेरे को एक ट्यूमर है और वो 1 एमएम का है और वो ओवरीज़ को पुश कर रहा है। तो उसने बोला इट्स अ मेजर सर्जरी और इतना अलार्मिंग नहीं है कि आज ही एडमिट हो जाओ और एडमिट हुए हो मैं कल तुम्हारी सर्जरी कर दूँ। तो हमने कहा ठीक है, कहते हैं थोड़ा सोच भी लो और प्लान कर लो, पर है ये मेजर सर्जरी। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग घर वापस आ गए। तो अब संगत को सब्रवाल आंटी जो सीनियर वाली हैं, उनको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। तो उन्होंने बोला आंटी ये मामूली बात नहीं है, ऐसे मेरे किसी रिलेशन में उन्होंने बताया उनको हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ख़ैर मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी और बोले नहीं आप अब गुरुजी के पास चलो और गुरुजी को बताओ। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे मना किया हुआ है आने के लिए। बोले नहीं, उन्होंने बोला तुम अपना चेकअप कराओ, तुमने करा लिया और अब तुम चलो गुरुजी के पास। तो मैं ये सोच के कि लाइक मुझे नहीं जाना, मैं उनको मना करती रही पर वो मेरे को लेने आ गए और बोले कि हम जल्दी चल रहे हैं और गुरुजी कैबिनेट पे होंगे और आपने गुरुजी से बात करनी है। तो हम लोग जाके वहाँ बैठ गए और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मुझे बुलाएँगे तो मैं जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। तो गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हैं, देख रहे हैं और ये लोग मुझे मिस्टर मिसेस अग्रवाल दोनों इशारे कर रहे हैं कि तुम गुरुजी के पास बात करने जाओ। तो मैं नहीं गई, गुरुजी उठे, बैठे, फिर रूम में जाने लग गए। जैसे ही वो रूम में जाने लगे तो आंटी ने अपने माथे पे हाथ रखा कि तुमने इतना अच्छा मौका था आज गुरुजी से बात करने का, कर ही नहीं। तो मैंने मन में सोचा था कि मैं गुरुजी को ऐसे तंग नहीं करना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी रूम में जाके वापस आए, रूम में बस दरवाजे से वापस आए और मेरे पास आके हम लोग तब तक खड़े हो गए थे। जैसे गुरुजी खड़े होते थे, संगत भी खड़ी हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी फिर ट्यूमर निकला? आप बताओ कि गुरुजी को कैसे पता कि मेरे को ट्यूमर निकला? तो मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" कहंदे फिर कित्थे सर्जरी होऊगी। इन द मीन टाइम क्या होता है हमारी 2-3 मीटिंग्स हो जाती हैं डॉक्टर के साथ। तो मेरी बेटी को वो जो डॉक्टर है नहीं समझ आई, बोली कि मम्मी वो शी इज़ इन डीप डिप्रेशन।
तो उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो फिर कित्थे कराएगी सर्जरी, ते अपोलो करा ले। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी अपोलो तो बहुत दूर है और हम लोग वहाँ डीएलएफ फेज़ 4 में रहते हैं, अपोलो फरीदाबाद के पास है। तो गुरुजी ने एकदम मेरे मन की बात पढ़ी। अच्छा ते फिर उत्थे करा ले प्राइवेट हॉस्पिटल जिथे तू टेस्ट कराए। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं वहाँ करा ले, चाहे वो डॉक्टर कुछ भी है, तो मैं गुरुजी के आदेश के अनुसार उसी से कराऊँगी। तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला कि अच्छा आंटी और डॉक्टर ठीक नहीं आएगी, चल कोई ना तू चंडीगढ़ जा, चंडीगढ़ तो करा ले। तो हम अब इतने हैरान कि यहाँ इतने अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं और गुरुजी ने मुझे एक पंचकुला के गंदे से एक नर्सिंग होम में जाके भेज दिया। चलो जैसे गुरुजी का हुक्म, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अभी 8 तारीख को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के बाद मैं करा लूँगी। तो गुरुजी कहते हैं ना, हुने ही जाना है, तैयारी कर लो। तो मैं मन ही मन सोच रही कि गुरुजी हफ्ता ही रह गया है शिवरात्रि में और आप मुझे अभी भेज रहे हो और मैं शिवरात्रि आपके बगैर मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बड़े-बड़े फंक्शन्स अटेंड करना। तो ख़ैर गुरुजी का आदेश था तो बोले तैयारी करके 2 दिन में निकलो, हम लोग निकल गए और मैं रास्ते में गुरुजी को बोली जा रही हूँ कि गुरुजी आपने शिवरात्रि का तक मुझे नहीं इजाज़त दी पर मुझे अब आपके दर्शन चाहिए। तो हम लोग चले गए, वहाँ गए, फिर गुरुजी ने एक चीज़ और बोली कि तू अपनी नोज़ की भी करा ले सर्जरी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, दोनों सर्जरी करा लेना उत्थे जाके। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो हम चल पड़े, तो मेरा भाई बड़ा हैरान परेशान कि पता नहीं कहाँ तुम ऐसे हर चीज़ मानते हो ये वो। तो हमने कहा अब जो भी है हम चुप करके चले गए। तो वहाँ गए और फिर 2 दिन पहले एडमिट हुई मैं, सारा कंसल्टेशन हुई, सब कुछ हुआ उसमें 1-2 दिन लग गए। फिर मुझे उन्होंने एडमिट किया। अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट जो है उन्होंने सर्जरी 2.5 घंटे की मेरी प्लान की। तो जब मुझे उन्होंने खोला तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो ट्यूमर जो है वो 2.5 किलो का था। 2.5 किलो का बाहर निकला वो ट्यूमर और गुरुजी ने उसको इतना बड़ा कर दिया और वो जो है सर्जरी 5 घंटे से ऊपर चली और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था 2.5 घंटे का। तो बाद में पता चला कि वो जो एनेस्थेटिक था, वो गुरुजी का ब्लेस्ड बंदा था और वो गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में आया करते थे वो। उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया। तो बोले कि ये कैसे सर्जरी हुई मुझे नहीं मालूम और मेरे जो जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और बेटे के टाइम वो अंदर वाले स्टिचेस टूट गए थे। उन्होंने जल्दी-जल्दी बेटे को बाहर निकालने के चक्कर में वो सारे जल्दी-जल्दी स्टिचेस दिए थे और अंदर लंप बन गए थे। वो कहता है मैंने वो लंप भी काटे हैं सारे और पता नहीं कितने स्टिचेस तुम्हारे अंदर लगे हैं। तो ये सारा काम जो है ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं करा सकता। और वाक़ई में गुरुजी ने मुझे एक जीवन दान दिया उस वक़्त भी और मैं 2 दिन तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी और मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे नींद आती थी। गुरुजी ने वो 2 दिन में मुझे कटा के इतना बड़ा मेरा न्यू लाइफ़ दी। तो अब शिवरात्रि आ गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप और भावना दोनों चले जाओ गुरुजी के पास। तो वो कहने लगे कि तेरे को इस हालत में हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं कोई नहीं, आप जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास नर्स है और गुरुजी के पास ज़रूर जाना है। तो मैंने बहुत ज़िद करके इन दोनों को भेजा। ये बिल्कुल किसी भी उस हालत में जाने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बेग करके इन दोनों को भेजा एंड उस शिवरात्रि को गुरुजी ने मेरी बेटी से 4 बार एक ही उस पे गाने पे 4 सोलो डांस करवाए। पता नहीं क्या-क्या काटा, ये गुरुजी को पता। और उसके बाद मैं सब कुछ भूल चुकी थी और मैंने साढ़े 3 बजे पूछा टाइम सिस्टर से और मुझे ऐसे थोड़ी-सी मुझे आँख लगी या मैं अनकॉन्शियस थी या क्या था, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने 2 शेड का चोला पहना हुआ था। ऑरेंजिश टर्कोइश मिक्स था उनका, पिंकिश और इस तरह का था। तो और गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी जो हमारा घर है, जो गुरुजी का ही घर मैं कहती हूँ उसको, वो बहुत बड़ा हो गया हॉल, वहाँ गुरुजी हैं और बाहर जो है और भी बड़ा हो गया जो बाहर का साइड है और बहुत संगत आई हुई है। इस तरह से गुरुजी ने मुझे पूरी शिवरात्रि दिखाई इन 15 मिनट्स और मेरी जो है आँख खुल गई और आँख क्या खुली मैं अनकॉन्शियस सेमी अनकॉन्शियस थी और गुरुजी ने जो भी मुझे सारा दिखाया और मैं भूल चुकी थी कि गुरुजी से मैंने कुछ माँगा था कि मुझे गुरुजी आपने दर्शन देने हैं पर गुरुजी नहीं भूले कि मैंने उनसे कुछ माँगा था और ये हैं गुरुजी। सो देन मेरे हस्बैंड का सुबह-सुबह और काफ़ी देर तक इनको गुरुजी ने वहाँ रोका 4:30-5 बजे तक। जब वो घर पहुँचे 6 बजे के करीब तो उनका फ़ोन आया और मैंने उनको बोला पूछा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया कि गुरुजी ने ये वाला चोला पहना हुआ था।
तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तेरे को कैसे पता? तो मैंने कहा कि मुझे तो गुरुजी दर्शन दे के गए हैं। सो संगत जी, ये क्या है? इसको क्या कहोगे? इट्स लाइक मुझे नहीं पता था मेरी बॉडी में क्या है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये इतना बड़ा गुरुजी उसको कष्ट निकालेंगे मेरा, और गुरुजी को मालूम था। तो इसको आप क्या कहोगे कि वो कौन थे? क्या थे? और क्यों आए हम सबकी लाइफ में, और क्यों इन्होंने इतने सत्संग दिए हम लोगों को? चलो, अब तो एक ये हो गया। जब ये सर्जरी बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेशंस के साथ हुई, मुझे इतना नहीं फ़र्क पता चला, बट डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की अभी दूसरी सर्जरी हम नहीं कर सकते। इससे पहले मैं ईएनटी को भी दिखाई थी, क्योंकि मेरे नोज़ की भी सर्जरी गुरुजी ने बोली थी। तो फिर ईएनटी को कंसल्ट किया गया, उसने बोला नहीं, आपकी ये बहुत मेजर सर्जरी हुई है, तो कम से कम 40 दिन के बाद आपको मैं डेट दे रहा हूँ। तो उसने मुझे एक डेट दी, और जब वो मेरा टेस्ट कर रहे थे तो मेरी नोज के थ्रू उनको लेफ्ट वाले में कुछ नहीं, एक बारीक सी एक वायर अंदर नहीं जा रही थी, तो मेरी जो बोन है वो उसको ब्लॉक किए हुए थी। तो मेरा बोन की जो है कटिंग होनी थी, और उसने बोला कि नहीं, ये पूरी आपकी सर्जरी होगी, तो जो भी है आप उसने मुझे डेट दे दी, और बोला कि आप इस तारीख को आ जाना। तो जब मैं उस सर्जरी के लिए जाने का, जैसे मैंने कल निकलना है, तो मैं एम्पायर स्टेट में उन दिनों जो है गेट के पास एक बाल्टी और मग्गा रख के संगत के हाथ धुलाए जाते थे, तो मैं वहाँ सेवा में खड़ी थी, और मेरी बेटी मेरे पास आती है कि मम्मा कल हमने वहाँ जाना है, और आप आज गुरुजी से मांगो कि मेरी ये सर्जरी गुरुजी अवॉइड करते हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, तो आप गुरुजी से आज आज्ञा लेते हुए यही मांगना। तो मैंने मन में सोचा कि मैं गुरुजी से क्यों मांगू? तो ये मेरे पीछे पड़ गई, कहती है कि मम्मा आपको पता नहीं कि ये सर्जरी कितनी मुश्किल है। मैंने कहा इतनी बड़ी सर्जरी हो गई तो ये क्या मुश्किल चीज है? बोली नहीं मम्मा, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सर्जरी है आपकी। एक तो आपकी बोन ग्राफ्टिंग होगी, फिर आपके अंदर गॉज लगाए जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। ये कुछ घंटे लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप जो है आज गुरुजी को यही बोलो कि मेरी सर्जरी अवॉइड करेंगे आज, तो आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़े। तो मैंने इसको मन में सोचा, इसको मैं कैसे, क्योंकि मैं सेवा में थी, तो लाइन लगी हुई थी, तो मैंने इसको बोला अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे करके बोल दिया। तो फिर जब हम गुरुजी के पास गए, जब गुरुजी की आज्ञा हुई और आज्ञा लेने गए वहाँ, तो गुरुजी कहते हैं फिर आंटी कल जाना है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ते तैयारी हो गई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने एक पॉज लिया, बोलते हैं अच्छा ऐदा कर, आंटी तू घूम आ, पहले ना तू घूम आ। मैं हैरान की परसों मुझे हॉस्पिटलाइज होना है और गुरुजी मुझे कह रहे हैं घूमने के लिए। तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं कहाँ घूम आऊँ, और किसके साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? बोले ले कमली भाटिया अंकल ना और कहते ना। इससे पहले क्या होता है कि जब हम आज्ञा ले रहे थे तो लाइन में हमसे दो संगत आगे मदान आंटी खड़े थे, तो वो आज्ञा ले रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम कल श्रीनगर जा रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला बम खान जाना है उते, उते तो बम पहनते हैं, उते तो इतना टेररिज्म है। तो बोली कि नहीं गुरुजी हमारी सारी टिकटें हो गई हैं और बाई एयर जा रहे हैं, तो अब तो खुल गया है वहां पर। कहते खुल गया ना, कोई लोड़ नहीं है, कोई जान की लोड़ नहीं है। तो उनको ऐसे गुरुजी ने बोल दिया। इससे पहले क्या होता है कि हमारे सामने वाले घर में कश्मीरी आंटी आती हैं, और उन्होंने मुझे बताया श्रीनगर का। तो मैंने कहा मेरा बहुत मन है श्रीनगर जाने का, पर वहाँ तो इतनी ट्रबल है। बोली नहीं आंटी कोई इतनी ट्रबल नहीं है, और मैं तो जाती हूँ और हमारा घर भी है, और आपको चलना है तो आप मेरे साथ चल पड़ो। तो मैंने एक दिन अंकल को बोला कि ऐसे से सामने कश्मीरीज आए हुए हैं, और वो गुरुजी के भी आने लग गए थे। तो मैंने बोला कि हम उनके साथ, मेरी बड़ी इच्छा है श्रीनगर देखने की। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो बम नहीं खाना। और फिर मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, बोले पापा ठीक कह रहे हैं मम्मा, वहाँ इतना रिस्की है। तो अब गुरुजी 2 संगत पहले मदान आंटी को ये बात बोल रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं कि तू घूमिया। तो मैं कह रही गुरुजी कहाँ? कहते जा जम्मू श्रीनगर घूमिया। मैंने कहा है गुरुजी, तो आपने तो मेरे मन की बात कर ली। तो अब मेरे हस्बैंड के पास कोई चारा नहीं, और हम नेक्स्ट डे ही हम लोग आंटी को लेके, मैं, मेरी बेटी और अंकल चारों बाई रोड श्रीनगर जा रहे हैं। तो हम जम्मू रुके वहाँ खूब इंजॉय किया, फिर श्रीनगर पहुंचे। तो वहाँ चप्पे चप्पे पे आर्मी बिछी हुई थी। हमने जब श्रीनगर के लिए जा रहे थे तो आंटी ने हमको गाइड किया, बोला कि आप पहले हम श्रीनगर चलते हैं, पर रास्ते में पहलगाम आता है, जब वापस आने के टाइम आप पहलगाम जाना, और पहले आप ये सारा गुलमर्ग एंड ऑल सब देख लो इधर। तो जैसे उन्होंने हमको गाइड किया हमने वैसे किया, और आंटी हमारे साथ थी। तो आंटी को हमने जैसे ही उनके घर उतारा, और हम पहलगाम के लिए निकल गए, और फिर वहां से हमने वापस आना था। तो हमारी दिल्ली कार थी, डीएल कार थी।
तो हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस आ रही है सामने से, और हम बड़े हैरान कि भाई क्या हो रहा है, और सब हमको ऐसे-ऐसे कर रहे हैं कि वापस जाओ, वापस जाओ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आर्मी इतनी आर्मी सब कुछ। तो अब जैसे एक सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, जैसे आंटी उषा आंटी उनका नाम है, उनका भी नाम उषा है, उषा कौल आंटी। जैसे ही वो हमारे साथ नहीं थी और ऐसे लगा कि कुछ सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट नहीं है, और हम डरने लगे कि हमें यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, और वो तो बहुत अच्छे से वहाँ के रहने वाले थे। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ये इतना पैनिक हो रहा है हर चीज़, आप किसी से पूछो आप कार रोक के। तो उनको पूछा, आर्मी को, बोले कि क्या है? बोले कि बम ब्लास्ट हुआ है किसी स्कूल में। तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? हमने बोला पहलगाम। बोले अब वो तो आप निकल आए हो वहाँ से, आप फटाफट पहलगाम निकल जाओ। तो हम पहलगाम पहुँच गए। जैसे ही संगत जी हमने टीवी ऑन किया तो वो ब्लास्ट ऐसा था कि खून ही खून, खून ही खून। पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। खैर 2 दिन हम लोगों को बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट मिला विद रिवर, और हमने खूब एन्जॉय किया अंदर ही अंदर, जहाँ भी थे। फिर हमने कहा अब निकलते हैं, तब कुछ शांत हो गया सब कुछ। तो फिर हम जब निकले वहाँ से, हम थोड़े ही आगे गए, सिंगल रोड थी, और वहाँ पर गाँव वालों ने और हम सबको रोक लिया। वहाँ रोका, उनके हाथ में इतने मोटे-मोटे डंडे, राइफ़ल्स, पता नहीं क्या-क्या नहीं था, और आर्मी थी, वो लोग थे, और पूरा रोक के खड़े हो गए हम लोगों को कि बस अभी मार देंगे। क्योंकि और हम इधर देखें, पीछे की तरफ, आगे देखें तो सारी जे-एंड-के की टैक्सियाँ थी, खाली हमारा ही दिल्ली नंबर था। वी वर ऑन टारगेट। तो अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि और आओ जम्मू कश्मीर। तो फिर मैंने आँखें बंद की, मैंने कहा गुरुजी आपने भेजा, और हम थर-थर काँप रहे थे। यू वोंट बिलीव कि लाइक मेरे को तो नहीं इतना डर लग रहा था, बट लाइक मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि मम्मी ये क्या हो रहा है? बट ऑब्वियस कोई भी डरेगा उस सीन को देखकर, ऐसा सीन था भयानक। तो बस गुरुजी को मैंने याद किया कि गुरुजी आपने ही हमको आदेश दिया था, और 1 डेढ़ घंटे से हम लोग 2 घंटे हो गए होंगे शायद, तो हम यहाँ फँसे हुए हैं, गुरुजी कैसे होगा ये? और गुरुजी ने एकदम विदिन सेकंड्स उन्होंने इशारा किया कि निकल जाओ। उस मॉब ने हमको इशारा किया कि निकल जाओ। हम निकल गए। हम ऐसे जैसे हमारी साँस में साँस आई, और हम पहुँचे वहाँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को चेकअप कराया, भई एडमिशन होना है। तो वो बोलता है कि उसने जैसे ही मेरा चेकअप किया कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आप किस बात की मैं सर्जरी करूँ? तुम्हारा तो एवरीथिंग इज़ ओके। तो गुरुजी ने वो 1 डेढ़ घंटा वहाँ मॉब में हमको रोक के और मेरी सर्जरी जो है अवॉइड कर दी। ये कौन कर सकता है? भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी शक्ति हम लोगों की लाइफ में है। वो एक खाली पॉजिटिव थॉट के ऊपर, एक आपका सरेंडर का वाला थॉट था कि नहीं, मैंने गुरुजी को नहीं तकलीफ देनी, और गुरुजी ने मेरी वो सेकंड सर्जरी जो है अवॉइड कर दी। ये गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी।